Presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimboli Sugars, PS Jewelers और IIEM College. भी स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर विमलेश मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आप कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। एक स्ट्रेन N440 है, एक स्ट्रेन N484 है, जो कि जो पुराना स्ट्रेन था कोरोना का उससे 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। ये कितना बड़ा खतरा है और इससे लोगों को बचाव के क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये खतरा है, उससे बड़ा खतरा है, हो सकता है कमिंग टाइम में इससे बड़ा और खतरा है। बेसिक प्रिंसिपल इन सब से बचने का एक ही है, जो मोदी जी का नारा रहा, 2 गज दूरी एंड मास्क जरूरी। तो यदि आप मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, रिपीटेड हैंड वॉशिंग रखते हैं, तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल, ये बेसिक चीज है। यदि अच्छा डोंट, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, डोंट फोकस ओनली ऑन द कोविड। ठीक है, कोविड टाइम चल रहा है, बट सो मेनी अदर डिजीज जो हम लोग क्या मैक्सिमम प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, वो सारी डिजीज एक हद तक रुक जाएंगे यदि हम ये 3 बेसिक प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां हमारे कंट्री से दूर हो जाएंगी, जिसके लिए हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्दो बहुत लगा पड़ा है, पर फिर भी हमारा एक लेवल तक फेलियर है। यदि 3 बेसिक चीज वो अपनाता है तो आई थिंक कि बहुत हद तक हम लोग बहुत सारी बीमारियों से दूर हैं, नॉट ओनली द कोविड। बिल्कुल, हर समस्या से निजात पाने के लिए तमाम गाइडलाइंस और प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका उतनी सजगता से या फिर उतनी गंभीरता से पालन नहीं हो पाता, और यही वजह है कि मेडिसिन लाई जाती हैं, ट्रीटमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए। डॉक्टर अंकित, आपसे जानना चाहूंगी, इसीलिए टीकाकरण की भी शुरुआत हुई, ऐसे में क्या लगता है बड़ी वजह ये भी है कि बड़ी तादाद में लोगों ने इससे हिस्सा भी नहीं लिया और उसकी वजह कहीं ना कहीं अफवाहें या भ्रम रही हैं? नहीं, टीकाकरण में हिस्सा ना लेना, अभी लोगों के मन में थोड़ी सी परेशानी ये है, सब ये महसूस कर रहे हैं कि साइड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली ये सब लोगों को मालूम है कि एक जो प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए किसी भी वैक्सीनेशन को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी वैक्सीनेशन लॉन्च हुई है। इमरजेंसी वैक्सीनेशन में ट्रायल्स का जो एक पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो हुआ है, लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। इसके लिए मन में थोड़ा सा लोगों को है, अभी लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब वैक्सीनेशन लगी है, मैंने खुद वैक्सीन अपने यहाँ लगवाई है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें। और लोगों को बिल्कुल भी, सबसे मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, अभी इस मंच के माध्यम से भी अपील करता हूँ सब लोगों से कि वैक्सीन के कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट है वैक्सीनेशन का, माइल्ड फीवर, इंजेक्शन साइट पेन, माइल्जिया मतलब बॉडी एक और डायरिया। तो वैक्सीन से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, और अफवाहों में लोग बिल्कुल भी ना जाएं। अफवाहें तो बहुत फैल रही हैं कि वैक्सीन से बहुत परेशानी हो सकती है, तो ऐसा हमने अभी तक 1200 लोग हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीनेट हो चुके हैं हॉस्पिटल में, एक भी एडवर्स रिएक्शन का केस अभी तक सामने नहीं आया है जी। और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात भी, जोरदार तालियां एक बार इसी के लिए हो जाए। इसी के माध्यम से जागरूकता हम फैला रहे हैं कि कोई भी डरने वाली बात नहीं है, वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सेफ है नेताजी, लेकिन अवेयरनेस अभी ना कहीं इसकी कमी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि एक बार फिर से आंकड़े भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो कोरोना महामारी को लेकर अवेयरनेस हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो। क्या लगता है जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर खुद लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, वैक्सीन की उपलब्धता भी बराबर है और लोगों को वैक्सीन लग भी रही है, और बहुत जल्द ही ये निजी हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध हो जाएगी, निजी सेक्टर में भी, कि लोग गवर्नमेंट के सेक्टर से जो उपलब्ध हो उस प्रकार से करा लें, बाकी व्यक्तिगत रूप से भी बाजार से क्रय करके या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही लोगों के दिमाग में रहती है जो रहनी नहीं चाहिए, बाकी उसको लेकर कोई किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है कि वैक्सीन कहीं लाभकारी है कि नहीं है। और कोरोना पर अब उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो आज की तारीख में केवल जो कल के आंकड़े हैं तो केवल 9 केस हमें कल नए मिले हैं, और 2700 केस कुल पूरे प्रदेश में एक्टिव केस हैं। तो कोरोना पर अब काफी नियंत्रण हो गया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही, वो सही है कि हम लोगों को इसका अनुपालन करना चाहिए। मास्क और 2 गज की दूरी यदि हमें लेकर चलेंगे तो ये बात सही है कि कोरोना के अलावा भी बहुत सारे संक्रमण होते हैं जो हमारे यहाँ होते रहे हैं, उन संक्रमणों से भी हम लोग बचे रहेंगे, तो वह परिपालन करना आवश्यक है, वो जरूरी है, करना चाहिए। विकास जी, वैक्सीनेशन पर भी तमाम तरह की अफवाहें ज्यादा देखी जा रही समाज में, लेकिन कई नेताओं ने सवाल उठाए थे और वो सवाल सियासी ज्यादा थे, उसके पीछे राजनीति थी।
आपको लगता है कि उन लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए क्योंकि गंभीर मुद्दा है, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं, अफवाहों के शिकार हो जाते हैं? देखिए, चूंकि समाज के नेता समाज का प्रतिनिधित्व करता है जी, और ये दुर्भाग्य की बात रही है कि विपक्ष के बहुत गंभीर किस्म के नेताओं की तरफ से भी इस वैक्सीनेशन पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया। देखिए, नेता जो भी बयान दें, नेता जो भी बात करें, उनको बहुत संभाल के और बहुत अनुशासित तरीके से उनको बयान देना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना की वैक्सीनेशन को किसी पार्टी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से जोड़कर उसको बोला गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भावना है। देखिए, कोरोना महामारी सिर्फ किसी जाति, धर्म या किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, ये संपूर्ण विश्व जगत की महामारी है जिसमें हम सब लोगों को मिलकर मुकाबला करना है। और इस मुकाबला हम जब तक सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे, हम लोग इस महामारी से नहीं जीत पाएंगे। आपने देखा कि एक दोबारा कोरोना की एक वेव और चल पड़ी है। तो मैं तो ये सभी से आग्रह करूंगा और खासकर राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि जो भी भाषा का इस्तेमाल करें, इस महामारी को लेकर संयमित भाषा का इस्तेमाल करें और सरकार का जितना भी प्रयास किया जा रहा है उन प्रयासों में उसमें सहयोग करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सहयोग यहाँ पर पूरा दे रहे हैं। और चूंकि जैसे ही माइक एक्सचेंज यहाँ पर कर रहे थे, नेताजी बार बार सैनिटाइज अपने हाथों को कर रहे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक देश का नेता बहुत ज्यादा जागरूक है तो वहां की जनता भी उन्हीं को फॉलो करती है, और यही वजह है कि उन्हें चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में सामने लेकर आती है। बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि कोरोना से बचाव के लिए जो गाइडलाइंस है उनका पालन आप अवश्य करें, और 2 बार की जो वैक्सीन है उसे जरूर लगाएं, क्योंकि डॉक्टर्स को आज के सत्र में शामिल करने का बहुत बड़ा मकसद ये था कि सीधे तौर पर साफ जानकारी आप तक पहुंच सके कि जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सेफ है। और हाँ, अंत में 2 गज दूरी, मास्क है अभी भी बहुत जरूरी। तो इसी के साथ बिल्कुल रंजना, आप सभी मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए। क्योंकि कोरोना बढ़ जरूर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि सहयोग से अगर हम आगे बढ़े तो रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो, लेकिन जीत की दहलीज को हम पार जरूर करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे खास मेहमानों के लिए। बहुत शुक्रिया रंजना और राघवेंद्र। तो तमाम मेहमानों ने चर्चा की और फिलहाल सबसे बड़ी बात वही निकल कर आई कि स्ट्रेन में बदलाव है, कोरोना नए स्वरूप में आ सकता है, लेकिन हमें अपने मूल स्वरूप को नहीं बदलना है और मूल नीति, मूल मंत्र को नहीं बदलना है। हम भी यहाँ पर आए हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी बहुत दरकिनार होती हैं, लेकिन बार बार उस पर हम फोकस करते हैं। आगे भी भविष्य में इस पर फोकस रखना। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, उसके बाद अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे। Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College. Powered by UP Government. Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College. अनुसंधान चेयरमैन कैप्टन साहब, आप भी मंच पर आए। डॉक्टर अंकित शर्मा जीएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर अंकित, आप भी मंच पर आए। डॉक्टर विमलेश शर्मा एमबीबीएस एमएस देवनंदिनी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैम, आप भी मंच पर आए। और डॉक्टर मारूफ चौधरी आयुष्मान योजना के जिला कार्यक्रम संचालक हैं। मारूफ साहब, मंच पर आप भी आ जाए। ओवर टू यू रंजना। गुप्ता जी को बैठा देना, आप उधर बैठ जाइए। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और इस सत्र में हम बात करेंगे कोरोना काल में किस तरह लोगों ने समाज सेवा की, किस तरह फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर खतरा मोल लेते हुए काम किया और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। परिचय डाइस से अतुल जी ने करा दिया है, तो अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा अंकित आपसे है। जीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका कोविड अस्पताल था,
कितने मरीज भर्ती थे, किस तरह की तब मुश्किलात आई आपके सामने काम करने में, और कितनी बड़ी चुनौती थी कोविड काल आपके लिए? सभी का नमस्कार। जीएस मेडिकल कॉलेज डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी था हापुड़ जिले में। 2 फैसिलिटी हमने यहाँ पे थी हमारे पास। एक L1 फैसिलिटी थी जो कि गवर्नमेंट रन थी, और एक L2 फैसिलिटी थी जो कि हमने खुद रन करी थी। इसमें लगभग कुल हमने 500 जनरल बेड और करीब 25 आईसीयू बेड तैयार रखे हुए थे कोरोना से लड़ाई करने के लिए। तो पूरे अप्रैल से लेकर और 1 फरवरी तक, 1 फरवरी को डिनोटिफाई हुआ हमारा अस्पताल। करीब 1800 मरीजों का इलाज करा हमने, और मुश्किलें शुरुआत में बहुत थी। देश तैयार नहीं था, हेल्थ केयर वर्कर तैयार नहीं थे, बहुत सारी चीजें जो रिक्वायर्ड थी, जैसे पीपी किट्स की बहुत शॉर्टेज थी स्टार्टिंग में, सैनिटाइजर्स की इतनी डिमांड बढ़ी कि उसकी बहुत शॉर्टेज हुई। साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर इसको लेकर के डर गए थे एकदम से कि ये एक ऐसी चुनौती है कि उसे हम कैसे फेस करेंगे, कि सबको पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं थे। स्टार्टिंग के 2-3 महीने में बहुत परेशानी हुई। 2-3 महीने बाद सब लोग, एक सरकार ने भी पूरा प्रोटोकॉल बनाया, बहुत अच्छे से सिस्टम बनाया, क्वारंटीनिंग का प्रोसेस बनाया, सब चीजें हमें समझाई, ट्रेनिंग हुई, रेगुलर ट्रेनिंग्स हमने कंडक्ट करी, प्रॉपर तरीके से सबकी ड्यूटी लगाई। फिर एक्टिव क्वारंटीन में स्टाफ रहा, एक्टिव क्वारंटीन 7 दिन की ड्यूटी करी एक्टिव क्वारंटीन ने स्टाफ में। 7 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ता था सारे वर्कर्स को, 7 डेज मतलब आइसोलेशन वार्ड में ही, दिन रात 24 घंटे। उसके बाद 14 दिन के बाद वो पैसिव क्वारंटीन में रहता था। आप ये मानिए कि एक हेल्थ केयर वर्कर की एक ड्यूटी की शुरुआत से 21 दिन तक अपने घर, परिवार, बच्चे सबसे दूर उसे क्वारंटीन मेंटेन करना पड़ता था। 7 दिन आइसोलेशन में, 14 दिन पैसिव क्वारंटीन में। उसके बाद जा करके अपने बच्चों की या किसी की शक्ल देख सकता था वो परिवार की। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा, और यही वजह है कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जिस भी क्षेत्र में अधिवेशन को लेकर पहुंचता है, आप वॉरियर्स को हम जरूर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के तरीके से उस दौर में आपने काम किया जब पूरा देश लॉक था, लेकिन आप लोग अनलॉक होकर निरंतर अपने काम को करते रहे, और जो कि सराहनीय। एक बार जोरदार तालियां हमारे वॉरियर्स के लिए। डॉक्टर विमलेश जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी मैम माइक आप ले लें। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नंदिनी अस्पताल की। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के 5 राज्य, आंकड़े वहां पर इजाफा उनमें देखने को मिल रहा है। पाओ कोरोना आगे बढ़ रहा है, तैयारियां क्या कुछ है? मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हापुड़ को दिया। हापुड़ अभी नया नया जिला है, और इस जिले में हम लोग के लिए अलग अलग टारगेट, अलग अलग चैलेंजेस रहे। तो कोरोना अपने आप में एक चैलेंज था हम लोग के लिए। एज सच यदि देखा जाए तो जो हम लोग का हॉस्पिटल है, दिस इज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लेकिन इट वाज नॉट ए कोविड हॉस्पिटल, इट वाज नॉट रजिस्टर्ड एज ए कोविड हॉस्पिटल। कोविड हॉस्पिटल की तरह नहीं था। लेकिन जिस समय कोविड पीक पर था, जिस समय शहर के आसपास के सारे नर्सिंग होम या छोटी मोटी क्लिनिक्स के सबके शटर डाउन थे, उस समय भी हम लोगों ने कोशिश ये की थी 24 आवर्स फीवर क्लिनिक हम लोगों ने चलाई। फीवर क्लिनिक में कोई भी इस हापुड़ शहर का या आसपास का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको हम लोगों ने मेडिकल हेल्थ सर्विसेज ना प्रोवाइड की हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग के साथ जो रही वो ये रही कि सीएमओ ऑफिस का हमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा। हम लोगों ने पेशेंट को फर्स्ट एड दी, कोविड टेस्टिंग करी। जो पेशेंट वास्तव में कोविड पॉजिटिव थे उनको प्रॉपर एट टाइम विद फुल फैसिलिटी, विद फुल जो उसकी जरूरत थी उसके साथ हम लोगों ने उसको कोविड में शिफ्ट किया। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी फेस्ड, हमारा स्टाफ, जो भी स्टाफ था सब लोग डरे हुए थे, नेचुरल थी। पर मेरी नजर में कोविड वॉरियर केवल डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या पुलिस वाले नहीं है। सच कहूं तो हमारे शहर का, हमारे देश का, पूरे संसार का हर सिटीजन, हर नागरिक वो कोरियर वॉरियर था। किसी ना किसी रूप में उसने फेस किया, चाहे वो हेल्थ के मामले में फेस किया, चाहे फाइनेंशियल के मामले में फेस किया, चाहे उसने किसी भी फील्ड में फेस किया। तो आई थिंक कि कोरियर
जो कोविड वॉरियर है, हम हर आदमी का कंट्रीब्यूशन था और हर आदमी ने फेस किया। तो दिस इज बिल्कुल, समाज के सभी वर्ग का कंट्रीब्यूशन होना बेहद जरूरी, और आज भी यही अपील लगातार लोगों से होती है कि आप अपना सहयोग अवश्य दें और तभी जड़ से इस महामारी को खत्म किया जा सकता है। एक बात यह है कि जब समाज के सभी वर्गों की बात होती है, नेताओं को लोग अलग नजर से देखते हैं, जबकि नेता भी समाज का हिस्सा है और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे साथ दो नेता मंच पर है, कैप्टन विकास गुप्ता और श्रीचंद शर्मा जी। श्रीचंद शर्मा जी, जनता के बीच जाना और उस खतरे के बीच में और लगातार मेल मिलाप करना, मदद पहुंचाना, वो किस तरह की कार्यशैली रही उन दिनों आपकी और क्या अनुभव रहा आपका? जी द्विवेदी जी, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी आपदा का समय था जो हमारे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने फेस किया। पर इस दौरान जैसे ये संकट आया, हमारी सरकार ने लॉकडाउन लगाकर और एहतियाती उपाय करके उसे कंट्रोल करने का काम किया। और साथ ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि प्रतिदिन कम से कम 1 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मंडल स्तर तक की टीम ने भोजन उपलब्ध कराने का लोगों को काम किया। और अचानक से जिस तरह दिल्ली से प्रवासी लोग अपने अपने स्थानों पर जाने लगे थे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उनके बिजली पानी काट दिया था, तो उसके कारण उन्हें सबको अपने घर घर जाना पड़ा। तो वो रास्तों से निकल रहे थे, उनको भोजन और पानी उपलब्ध कराने का काम किया। हमारे सब कार्यकर्ता और समाज की तमाम संस्थाएं निकल कर आईं उन सबको सहयोग करने के लिए, उन्हें कोई कठिनाई का सामना न करने पड़े। हमारे साथियों के कई हॉस्पिटल कॉलेज भी अस्थायी रूप से आश्रय स्थल बने ऐसे लोगों के लिए। तो वो उसमें हमने भी और हमारी सरकार ने भी बेहतर भूमिका निभाई। यदि हम आंकड़े भी देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.25 करोड़ है। दिल्ली में एक्टिव केस, जो दिल्ली में जो संक्रमित हुए लोग, वो 6 लाख से अधिक है। और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ पर 6 लाख है। उत्तर प्रदेश में जो मृत्यु हुई वो 8,200 की है और दिल्ली में 1.25 करोड़ पर ही 10,500 लोगों की मृत्यु हुई। महाराष्ट्र में 52,000 लोगों की इसमें कोई शक सुबह है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और यकीनन बहुत अच्छा काम किया। कैप्टन विकास गुप्ता जी बैठे हैं हमारे साथ, कृषि अनुसंधान परिषद के आप अध्यक्ष हैं, माइक दे दीजिए आप। और उस भूमिका में आपका एक अलग काम है, लेकिन जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों से मिलना जुलना सार्वजनिक जीवन में, और वो जो जिस तरह मैंने श्रीचंद जी से सवाल किया, बड़ा कठिन समय था और अभी भी पूरी तरह से लोग उभर नहीं पाए हैं। आपने किस तरह उन चुनौतियों का सामना किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत स्वागत करता हूं कि ऐसे समय पर उन्होंने ऐसे टॉपिक पर मुझे अपनी बात कहने का, अपनी विचार रखने का मौका दिया, मंच दिया। मैं पूरी इंडिया न्यूज़ टीम का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं 2 विषयों को लेके चलूंगा। एक तो मैं कृषि को लेके चलूंगा जी, और उससे पहले कोरोना को। हमारे सहयोगी श्रीचंद शर्मा जी ने बड़ा अच्छा बताया कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो उत्तर प्रदेश में कोई भी कोरोना का बेड नहीं था, किसी भी अस्पताल में कहीं वेंटिलेटर नहीं था, कोई कोरोना की टेस्टिंग का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में नहीं था। मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। ये कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है, हापुड़ में हो रहा है। कोई कोरोना की टेस्टिंग किट का कुछ भी अता पता नहीं था, कहीं भी कोरोना का से जुड़ा हुआ जितना भी वेंटिलेटर बेड थे वो कोई था नहीं। धीमे धीमे जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद कोरोना से, महामारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया सबसे कि हम सब लोग मिलजुल कर इस कोरोना को हराएंगे, मिलजुल कर इस कोरोना को परास्त करेंगे। धीमे धीमे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि धीमे धीमे 0 टेस्टिंग से बढ़ाकर डेली 1.5 से 2.25 लाख टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, 2.25 लाख टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में लाया गया। उत्तर प्रदेश के जितने भी, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों की, मैं मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सभी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर के बेड स्थापित किए गए। कोरोना महामारी में लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ लोगों को कोरोना की मदद पहुंचाई गई। और जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से जिस तरीके से मदद पहुंचाई गई, वो सब आपके सामने है, मीडिया के सामने है। एक विषय और, मैं चूंकि मैं कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष हूं,
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान भी आते हैं जी। उत्तर प्रदेश में कृषि की विकास दर आपने अभी देखा होगा, आंकड़े अभी लास्ट तिमाही के आंकड़े आए हैं, जिसमें धीमे धीमे पॉजिटिव की तरफ 0.23% की तरफ इकोनॉमी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के किसान ने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को रुकने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कृषि की विकास दर जहां पूरे देश में 3.6% रही, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर लगभग 4% रही। सारे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स थे सब में नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की गई, लेकिन कृषि का ऐसा क्षेत्र रहा जिसने देश को रुकने नहीं दिया, हमारे किसानों ने नहीं रुकने दिया, पशुपालकों ने नहीं रुकने दिया, और जितना भी पूरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उसने इसको नहीं रुकने दिया। देश की जो गति है, आर्थिक गति है, उसको इसने बनाए रखा। बिल्कुल, रफ्तार को कायम करने के लिए सुविधाओं और संसाधनों का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर मारूफ साहब, आपसे जानना चाहूंगी, आयुष्मान योजना से आप जुड़े रहे, बहुत बड़ा योगदान आयुष्मान योजना का रहा इस पूरे कोरोना काल में, और उसके बाद भी नीतियां कई महत्वपूर्ण बनाई गई। क्या उसमें अब बदलते समय के साथ बदलाव हुआ है, या फिर जो नीतियां पहले थी वो ही आगे चली आ रही हैं? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज का हार्दिक आभार करता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि इस शानदार आयोजन के लिए आपने ये जो है किया है। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आयुष्मान भारत योजना विश्व की अब तक की सबसे बड़ी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ में ये बात कि जो भी कोरोना महामारी के समय में जिन रोगियों का भी उपचार किया गया वो आयुष्मान योजना के द्वारा ही जो है किया गया। Powered by UP Government. Co-presented by Paras and Samia. Associate sponsor GS Medical College, Shimholi Sugars, PS Jewelers और IIEM College.